हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं टू ब्लॉक्स प्लस स्प्रिंग ऑसिलेटर की। आप देखिए कि दो ब्लॉक्स हैं M1 M2, एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, दोनों स्प्रिंग को ऑसिलेट किए मान लिया हमने। अगर इसे मान लो कंप्रेस करके छोड़ दें तो दोनों ऑसिलेट करेंगी, तो उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, इसकी चर्चा करेंगे अपन। और इसी प्रोसेस में रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट एक बार फिर आपके सामने आएगा, जो एक बार रोटेशन के टाइम में डिस्कस किया था हमने। तो पहले आप बताओ इस सिस्टम का मेन पोजीशन कब होगा। मेन पोजीशन पे नेट फोर्स कितनी लगती है बॉडीज पे, 0। तो इस बॉडी पे या इस पे नेट फोर्स 0 कब लगी, इस बॉडी पे या इसकी बात करें अगर, तो दोनों पे फोर्स कौन लगा रही है, स्प्रिंग। और स्प्रिंग का फोर्स 0 कब होगा, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होगी। मतलब इस सिस्टम का जो मेन पोजीशन है वो स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के बराबर हो, तब की बात है। मान लो कि मेन पोजीशन से जो M1 मास है वो गई इधर x1 और M2 जो मास है वो गई इधर x2। तो ये x1 गई, ये x2 गई, तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन को डेवलप हुआ होगा x0। तो मान लेते हैं स्प्रिंग में जो इलॉन्गेशन हुआ वो है x0। तो देख सकते हैं आप x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x0। फर्स्ट मान लो, इसे लिख सकते हैं ना, वो क्योंकि दोनों अलग अलग मासेस हैं तो दोनों मासेस का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिफरेंट होगा। तो ये मान लो x1 गई, ये गई x2, तो स्प्रिंग जो खिंच गई दोनों के जाने से वो x0 खिंच गई। लिख सकता हूं मैं x1 प्लस x2 बराबर x0। अब एक्सटर्नल फोर्स तो सिस्टम पे लग नहीं रही, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में तो नहीं हो रहा, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा। सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। ये सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है और जब ऑसिलेट करेगी तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे होगी। और सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे होगी तो M1 x1 इज इक्वल टू M2 x2। बड़ा प्रचलित फॉर्मूला है ये सेंटर ऑफ मास का, जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में हो, है ना, हमने पहले डिस्कस किया है ये। तो यहां से आप चाहो तो लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या कोई भी लिख दो, x2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई, x2 इज इक्वल टू मिल जाएगा M1 x1 अपॉन M2। ये सेकंड, इन दोनों को सॉल्व कर लें अगर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आ जाएगा x1 प्लस x2 की जगह उठा के रख दो सेकंड से, M1 x1 बाई M2 इज इक्वल टू x0। तो यहां से x1 की वैल्यू आ गई M2 x0 डिवाइडेड बाय देख लो M2 x1 प्लस M1 x2, मतलब M1 प्लस M2। सिमिलरली अगर आप ये x1 की वैल्यू उठा के रख दोगे सेकंड में तो आपको x2 मिल जाएगा। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी M1 x0 बाई M1 प्लस M2। ध्यान दे, तो मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पर दोनों की मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर स्प्रिंग में इलॉन्गेशन मालूम है कि x0 है तो दोनों की मेन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी वो निकाली मैंने। x1 की वैल्यू आ गई, देख लो ये x1 रहा आपका, है ना, ये x1 आ गया। मतलब M1 जो मेन पोजीशन से x1 डिस्प्लेस हुआ है वो स्प्रिंग के इलॉन्गेशन के टर्म्स में, और M2 मेन पोजीशन से x2 डिस्प्लेस हुआ है वो भी मिल गया आपको स्प्रिंग के इलॉन्गेशन के टर्म्स में। ये फायदा हुआ हमें। अब M1 या M2 को एक कंसीडर कर लो, फोर्स ऑन M1 इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन, तो डिस्प्लेस किया हमने, तो M1 कितना डिस्प्लेस हुई, x1, लेकिन M1 पे फोर्स कौन लगाएगी, स्प्रिंग लगाएगी, और स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितनी है, x0। तो बड़ी जाहिर सी बात है स्प्रिंग फोर्स होगी kx0, है ना, इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ, और ये फोर्स कौन लगाएगा, जाहिर है स्प्रिंग लगाएगी। तो स्प्रिंग में तो इस पे डिपेंड थोड़ी पड़ता है, डिपेंड थोड़ी करेगा मेरे भाई कि x1 और x2 कितना है, डिपेंड इस पे करेगा ना कि स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितनी है। स्प्रिंग में अगर x0 इलॉन्गेशन होगी तो स्प्रिंग फोर्स कितनी लगेगी, kx0।
फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। किसकी मास की बात हो रही है, या इस पे फोर्स निकालना है m1 पे, तो m1 इनटू एक्सीलरेशन a, और x नॉट को लिख सकते हैं आप अगर चाहें तो, x नॉट को कहीं से भी लिख दो, m1 a1 लिख देता हूं, a1 इसका एक्सीलरेशन। x नॉट को चाहे तो आप लिख दें यहां से, या आ गई वैल्यू, यहां से उठा लो, x नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा m1 प्लस m2, यहां से उठा रहा हूं मैं, m1 प्लस m2 बाई m2 इनटू x1। ध्यान से देखना, ये यहां से उठा के लिखा है मैंने, यहां पर मैंने ये थोड़ा रीअरेंजमेंट क्यों करा, क्योंकि इसकी फोर्स इधर, इसकी एक्सीलरेशन a1 इधर, तो हमें एक्सीलरेशन इसकी a1 है, डिस्प्लेसमेंट x1 है, हमें SHM चाहिए, तो SHM में a प्रोपोर्शनल टू माइनस x वाली कंडीशन चाहिए हमें, है ना। इसलिए मैं x नॉट की मैं यहां से भी उठा सकता था, लेकिन मैं वो चूज कर रहा था वैल्यू जिसमें x1 शामिल हो। तो यहां से x नॉट अगर लिखोगे यहां तो आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m2। देख लो वहां से ध्यान नहीं है, तो यहां से एक्सीलरेशन इज इक्वल टू में लिया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m1 इस तरफ कर दें तो आ गया k m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 नीचे आ गया तो m1 इंटू m2 इंटू x1। ध्यान से देखना जरा, है ना, ये एक्सीलरेशन a1। मैंने ये काम कर, देखो अब यहां पे इस वाले रिलेशनशिप में एक्सीलरेशन किसकी है, m1 की a1, और डिस्प्लेसमेंट भी किसकी है, m1 की x1। हमें एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप चाहिए SHM के लिए, अब वहां से लिख दिया मैंने। इसलिए मैंने थोड़ा यहां पे सोचा था अभी कि x नॉट में कहां से सब्स्टिट्यूट करूं, यहां से कि यहां से, मैंने ये चूज करा, x नॉट की वैल्यू यहां से उठा ली, रख दी, और आपके सामने हाजिर है। अब आप देखिए कि x1 डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट हैंड साइड और a1 है राइट हैंड साइड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये तो माइनस साइन लिख सकते हैं आप। ये माइनस साइन किसके लिखा है मैंने, डायरेक्शंस डिफरेंट होने की वजह से। अब आप इसकी तुलना चाहें तो कर सकते हैं, a1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x1, SHM में ही होता है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो कंपेयर करेंगे आप, अगर इन दोनों की तुलना अगर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा k m1 प्लस m2 बाई m1 इंटू m2। ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ k m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2। ये आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि अगर दो ब्लॉक्स स्प्रिंग से अटैच्ड हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी ऑसिलेशन की वो रही आपके सामने हाजिर है ओमेगा। अब टाइम पीरियड चाहिए तो बड़े आराम से निकाल सकते हो आप, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा डिनोमिनेटर में है, मतलब ये रूट चला गया ऊपर, मतलब आप एक 2 पाई अंडर रूट m1 m2 बाई k m1 प्लस m2। अब एक छोटी सी बात जो रोटेशन के टाइम पे भी डिस्कस किया था हमने, अगर आपको याद हो तो m1 m2 बाई m1 प्लस m2, इसे रिप्लेस कर देते हैं न्यू से, और इसे ही कहते हैं रिड्यूस्ड मास। याद करने के लिए ट्रिक भी है, रिड्यूस्ड मास मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू आ गया 2 पाई अंडर रूट, ये वाला जो टर्म जो ब्रैकेट में लिखा, ध्यान से देखना जरा, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 क्या बोला हमने, न्यू, रिड्यूस्ड मास, मतलब 2 पाई अंडर रूट न्यू बाई k। कहने का मतलब यही भी दिखा देता हूं आपको मैं, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ब्लॉक से सिस्टम को हटा के एक सिंगल ब्लॉक लगा देते स्प्रिंग से अटैच्ड, जिसकी मास होती न्यू, और न्यू बराबर क्या होता, m1 m2 बाई m1 प्लस m2। याद करिए, अगर सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमने पहले पढ़ा हुआ है, सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होता था, 2 बाई अंडर रूट m बाई k, है ना। तो आप देख लो यहाँ पे m की जगह अगर ये रखेंगे आप तो फिर वही आ जाएगा आपका टाइम पीरियड जो भी लेकर आए अपन। मतलब दो ब्लॉक का स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो ऑसिलेशन है वो इक्विवेलेंट टू सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के होगा, बशर्ते उस सिंगल ब्लॉक की जो मास है वो होनी चाहिए m1 m2 बाई m1 प्लस m2। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में शुमार होने वाला केस है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट केस था, सेंट्रोमा से कॉन्सेप्ट के साथ था, कोई कमाल की चीज थी नहीं। यहां पर मैंने यहाँ पे
जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली ऑसिलेशन की, वो फोर्स निकाला हमने किस पे, m1 पे, इसलिए x फोर्स तो m2 पे भी वही लगेगा kx0। लेकिन अगर आप m2 पे फोर्स निकालोगे तो m2 का एक्सीलरेशन होता, फोर्स बराबर m2 इंटू a2 लिखते आप, तो m2 का एक्सीलरेशन इधर होता a2, है ना, तो फोर्स लिखते हैं आप m2 a2, फोर्स kx0, तो स्प्रिंग में अगर x0 इलॉन्गेशन है तो दोनों पे वही फोर्स लगेगी, लेकिन x0 की वैल्यू आप यहां से ना लिख के यहां से लिखते हैं, x0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू x2 बाय, ताकि a2 के साथ x2 नजर आता, यहां पे मुझे a2 के साथ a1 के साथ x1 चाहिए था, इसलिए x0 मैंने यहां से चूज करके उठा दिया, यहां पे रख दिया। तो सिस्टम की ये जो मैंने एनालिसिस करी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ये सारा कॉन्सेप्ट वाला मसला है, ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, ये काफी पॉपुलर है, काफी प्रचलित है, इसलिए मैंने आपको सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो दिया इस टॉपिक पे। तो मिलता हूं मैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, डाउट या किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।